वेलकम टू टीच टेक कॉमर्स। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूं आपकी इकोनॉमिक्स एजुकेटर। सो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स। जैसे कि आपको पता है चैप्टर सेकंड हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था? लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी इंडिया ने कौन सी इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाया है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो कि प्राइवेट सेक्टर देखती है। फिर उसके बाद आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी, जो गवर्नमेंट देखती है। एंड देन फिर आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर दोनों ही इन्वॉल्व रह के काम करते हैं। मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन, कंट्रोल एंड ऑपरेट कौन करेगा? प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों ही करेंगे। ठीक है, आया समझ में? एंड हमारी इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही वर्क करती है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको कुछ नहीं बताया था, मैं अभी बताऊंगी। मतलब हम अब पढ़ेंगे सबसे पहले तो इकोनॉमिक प्लानिंग। आपको पता है ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री में आए थे एंड देन फिर जो हमारा इंडिया है वो बहुत ही ज्यादा पिछड़ गया था। ठीक है, अब पिछड़ गया था तो उसको सही करने की जिम्मेदारी हमारी थी, हमारी लीडर्स की थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। After adopting the mixed economic system, the next important step for the government was to revive the poor, backward and stagnant economy inherited from the British rule। बोला जा रहा है जो ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड बनाकर चले गए थे, उसको ठीक करने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट ने ले ली। ठीक है, एंड मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को अपनाने के बाद उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, क्लियर हुआ? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इट वॉज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू प्लान फॉर द इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट को प्लान बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए प्लान बनाना बहुत ही ज्यादा आवश्यक हो गया था, जिसे हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, क्लियर कट अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज मेकिंग मेजर इकोनॉमिक डिसीजंस। सिंपल लैंग्वेज में जो इकोनॉमिक डिसीजन जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं, अगर हम इकोनॉमिक डिसीजन ले रहे हैं किससे रिलेटेड? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, जिसको मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। मतलब प्रोडक्ट क्या बनाने हैं? प्रोड्यूसर गुड्स बनाने हैं, कंज्यूमर गुड्स बनाने हैं। देन फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना है। फिर उसके बाद आ जाता है होम टू प्रोड्यूस, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा? पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन इकोनॉमिक डिसीजंस को लेने को ही हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। जो डिसीजंस कौन लेता है? हमारी गवर्नमेंट, जिसको अथॉरिटी दी जाती है। ठीक है, आया समझ में? और कैसे लिया जाता है? पूरी ही इकोनॉमी का सर्वे करने के बाद। मतलब ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये हमारी गवर्नमेंट लेती है, वो भी पूरी इंडियन इकोनॉमी को एनालाइज करने के बाद, उनका सर्वे लेने के बाद, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब हम आ जाते हैं गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। ठीक है, The 5-year plans have been concerned with the removal of economic backwardness of the country and making India a developed economy। बोला जा रहा है ये 5-year plan क्यों बनाया गया? जैसे ही ब्रिटिशर्स हमारी कंट्री से गए, हमें फ्रीडम मिली, उसके बाद जो हमारी गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? हम 5-year प्लान बनाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि आपको पता है ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही बुरे तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए हमारी इकोनॉमी स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड कहलाई गई। अब उस स्टैग्नेंट इकोनॉमी को हम कैसे सुधार सकते हैं, उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं एंड हमारी इकोनॉमी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट 5 इयर्स प्लान लेकर आई। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए
The 5-year plans have also taken care to ensure that the weaker sections of the population benefit from the economic progress of the country. अब 5-year plan लाने का एक और मकसद था कि जो हमारी कंट्री में वीकर सेक्शन के लोग हैं, जिनको इतनी सुविधाएं प्रोवाइड नहीं की जाती या उनको डिस्क्रिमिनेट कर दिया जाता है हमारी सोसाइटी से, उन तक भी बेनिफिट्स पहुंचाए जाए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट 5-year प्लान वाज लॉन्च्ड बाय आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू इन द पार्लियामेंट। आपको अच्छे से पता है हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही सबसे पहला प्लान बनाया था। सबसे पहला 5-year प्लान किसने बनाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछे जा सकते हैं, आप ऐसे रिप्लाई दे सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? मतलब अगर आपको आएगा तो आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, देन उसके बाद इट वाज लॉन्च्ड फॉर अ पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 1951 एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च 1956। 5-year प्लान स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1951 को एंड कब हुआ था? 31 मार्च 1956। ठीक है, क्लियर हुआ? 12th 5-year प्लान ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2012 to 2017 was इंडियाज लास्ट 5-year प्लान। बोला जा रहा है कि इंडिया का लास्ट 5-year प्लान कब बना था? 2012 to 2017। ठीक है, उसके बाद कोई भी 5-year प्लान इंडिया में नहीं लेकर आया गया। सबसे पहले कब बना था? तो ये आपको डेट दे के रखी है, एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, और लास्ट कब बना था? 2012 to 2017। उसके बाद कोई 5-year प्लान इंडिया में नहीं लाया गया अभी तक। ठीक है, देन उसके बाद इन बिटवीन दीज ईयर्स सम एनुअल प्लान्स वर आल्सो इंट्रोड्यूस। बोला जा रहा है इन सालों के बीचों बीच कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती थी? 1 साल का प्लान भी लेकर आ जाती थी, जिसे हम क्या बोलते हैं? एनुअल प्लान्स। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ईच 5-year प्लान लिस्टेड द बेसिक गोल्स ऑफ इंडियाज डेवलपमेंट विच सर्व्ड एज द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंडियन प्लानिंग। बोला जा रहा है कि हर एक 5-year प्लान का कोई ना कोई बेसिक गोल रहता ही था, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी को डेवलप कर दिया जाए या हमारी इकोनॉमी डेवलप हो जाए। अब वो बेसिक गोल्स क्या क्या रहते थे? सबसे पहले ग्रोथ, नेक्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन, थर्ड वन इज सेल्फ रिलायंस एंड फोर्थ वन इज इक्विटी। अब इसका मतलब क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले तो अगर हम ग्रोथ की बात करें ना, ग्रोथ मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है, एम्स टू इंक्रीज कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स। अब इकोनॉमिक ग्रोथ लाने का क्या मतलब है, या इकोनॉमिक ग्रोथ का यहाँ पे क्या मतलब है कि जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर दिया जाए। ठीक है, जैसे कि अगर एक दिन में 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई भी कॉमोडिटी के कोई भी प्रोडक्ट बन रहे हैं, सिर्फ 10 प्रोडक्ट ही बन रहे हैं, ठीक है, तो एक दिन में 100 प्रोडक्ट बनाए जाए, इसे बोला जाता है ग्रोथ। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, क्योंकि 10 से अब सीधे 100 प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रोथ। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? मॉडर्नाइजेशन। अब मॉडर्नाइजेशन का यहाँ पर क्या मतलब है? एम्स एट एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड चेंज इन सोशल आउटलुक। इसका मतलब क्या है? न्यू टेक्नोलॉजी हम अपनी इंडिया में लेकर आए एंड सोसाइटी का जो नजरिया है वो चेंज कर पाए। ठीक है, क्लियर हुआ? देन फिर आ जाता है सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब क्या है? एम्स टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट, मतलब हम खुद से ही हमारे प्रोडक्ट बनाएं, किसी और पर हम निर्भर ना रहें या फिर फॉरेन मार्केट के भरोसे हम ना बैठे रहें। इंडिया के जितने भी लोग हैं जिनको भी प्रोडक्शन करना है, अपना कोई बिजनेस खोलना है, वो जो भी गुड्स बना रहा है वो खुद से ही बनाए, फॉरेन मार्केट पे या बाहर के लोगों पे निर्भर ना रहे। उसे हम क्या बोलते हैं? सेल्फ रिलायंस। ठीक है, देन फिर आ जाता है इक्विटी। एम्स टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट बेसिक नीड्स एंड टू रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब इक्विटी लाने का क्या मतलब मकसद था कि
सभी लोगों को, इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको एटलीस्ट बेसिक नीड्स के सामान तो मिलते रहे, ठीक है, एंड इंडिया में इनइक्वलिटी कम हो जाए या फिर खत्म हो जाए, ठीक है, क्लियर हुआ। अब हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बेसिक गोल में क्या आ जाता है, ग्रोथ। तो क्या देके रखा है, द स्टैग्नेशन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फोर्स्ड द प्लानर्स टू मेक इकोनॉमिक ग्रोथ एज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन प्लान। मतलब जो 5 ईयर प्लान था उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ही क्या लाया गया, इकोनॉमिक ग्रोथ। एंड ये क्यों लेकर आए, जो हमारी गवर्नमेंट थी सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ को ही क्यों लेकर आई, ताकि जो ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट कर दिया था वो वापस से सही हो पाए, ठीक है, क्लियर हुआ। ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द कंट्रीज कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री। अब सेम वही चीज बोली गई है, ग्रोथ का मतलब क्या है, जो हमारी कंट्री की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो पाए, मतलब नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए, वो भी हमारी कंट्री के अंदर, ठीक है। अब ग्रोथ मतलब क्या है, ग्रोथ इंप्लाइज ईदर अ लार्जर स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल, मतलब जो मशीनरी, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इक्विपमेंट्स, ये सभी चीजें कोई भी गुड्स बनाने के लिए यूज करी जाती हैं, उनका स्टॉक अच्छा खासा हमें बिल्ड करके रखना है, अच्छा खासा स्टॉक बना ले हम, मतलब अच्छी खासी मशीन्स, इक्विपमेंट्स, टूल्स, प्लांट्स, इन सबको हम खरीदें, ठीक है, आया समझ में। ग्रोथ का मतलब यहाँ पे समझाया जा रहा है। पहले तो ग्रोथ का मतलब क्या है कि लार्जेस्ट स्टॉक ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल को हम इकट्ठा करें, ठीक है, और अ लार्जर साइज ऑफ सपोर्टिंग सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग। अब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रहती हैं या फिर बैंकिंग फैसिलिटीज, मतलब लोन वगैरह हम बैंक से लेते हैं, तो बोला जा रहा है ग्रोथ का यहाँ पर ये भी मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं एंड बैंकिंग फैसिलिटीज हैं वो भी इंक्रीज हो पाए। एंड ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग सर्विसेज को या बैंकिंग फैसिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सर्विसेज। क्या बोलना चाह रही हूं मैं यहाँ पे, जो ट्रांसपोर्ट एंड बैंकिंग फैसिलिटीज हैं इन्हें बेसिकली बोला क्या जाता है, इन्हें बोला जाता है सपोर्टिंग सर्विसेज। क्यों ऐसा, क्योंकि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो अपने फर्म में, अपनी फैक्ट्री में, तो प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए आपको क्या चाहिए रहेगा, ट्रांसपोर्टेशन की नीड रहेगी, है ना। तो ये क्या है, सपोर्टिंग सर्विस है फैक्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए। फिर उसके बाद अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है, कोई मशीनरी प्लांट खरीदना है, आपके पास उतना कैपिटल नहीं है, तो आप बैंक से लोन लेकर क्या कर सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, ठीक है। तो बैंकिंग फैसिलिटी भी एक तरीके से क्या है, सपोर्टिंग सर्विसेज। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन एंड बैंकिंग में इंक्रीज आ जाता है, ये सपोर्टिंग सर्विसेज हमें अच्छे से मिलने लग जाती है, तो इससे भी क्या होगा, ग्रोथ होगी, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट फिर क्या है, और एन इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिव कैपिटल एंड सर्विसेज, मतलब जो भी मशीनरी, प्लांट्स वगैरह हैं, अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, अगर हम अच्छी मशीनरी लेकर आएंगे, अच्छा प्लांट लेकर आएंगे और वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, तो हम 50 यूनिट्स की जगह एक दिन में 100 यूनिट्स बना सकते हैं। तो अगर जो प्रोडक्टिव कैपिटल है, मशीनरी, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, प्लांट्स वगैरह, अगर उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो वो भी किस में आएगा, ग्रोथ में ही आएगा। इसको भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, ग्रोथ में, ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्या है, अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन द लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्टेडी इंक्रीज इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बोला जा रहा है कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होती है तो क्या होगा, हमारी कंट्री का जीडीपी बढ़ जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब कुछ लोगों को तो पता होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, और जिनको नहीं पता है उनके लिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है। क्या है डेफिनेशन, जीडीपी रिफर्स टू मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब एक साल के अंदर अंदर हमारी कंट्री में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बनती हैं, ठीक है, उनकी मार्केट वैल्यू को ही हम क्या बोलते हैं, उनकी मार्केट वैल्यू को ही जीडीपी बोलते हैं।
तो आप खुद दिमाग लगाइए, अभी मैंने आपको ग्रोथ का मतलब समझाया, ज्यादा से ज्यादा गुड्स बन पाए, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी कंट्री की इंक्रीज हो पाए। तो ज्यादा से ज्यादा अगर गुड्स एंड सर्विसेज बढ़ेंगे तो क्या होगा, जीडीपी भी बढ़ेगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बढ़ेगा, क्योंकि जीडीपी का मतलब ही ये है कि एक साल के अंदर अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी कंट्री में बढ़ते हैं या बनते हैं, उसकी मार्केट वैल्यू को ही हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो सपोज कीजिए पहले 1 करोड़ के गुड्स एंड सर्विसेज बनते थे, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने ग्रोथ पे फोकस किया, इकोनॉमिक ग्रोथ पर हमने फोकस किया, तो क्या हुआ, 50 लाख के और प्रोडक्ट्स बनने लगे। ठीक है, तो अब हमारी कंट्री की जीडीपी कितनी हो गई, 1.5 करोड़ हमारी कंट्री की जीडीपी हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाते हैं तो अल्टीमेटली जीडीपी इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ पे क्या देके रखा है, इंक्रीज इन जीडीपी और अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इनेबल्स पीपल टू एंजॉय अ मोर रिच एंड वैरिड लाइफ। बोला जा रहा है अगर जीडीपी इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, ज्यादा फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड हो रही हैं, वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सर्विसेज भी अच्छी खासी हमें प्रोवाइड हो रही हैं। तो इससे क्या होगा, हमें वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मिलेंगे तो जो इंडिया के लोग हैं वो ज्यादा रिच बन पाएंगे एंड हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? द जीडीपी ऑफ अ कंट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। बोला जा रहा है कि एक कंट्री की जीडीपी कहां से बनती है, अलग अलग सेक्टर से बनती है। उन सेक्टर्स का नाम क्या है, उन सेक्टर्स का नाम क्या है? अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी 3 सेक्टर से बनता है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा एग्रीकल्चरल सेक्टर, नेक्स्ट फिर आ जाएगा इंडस्ट्रियल सेक्टर, एंड नेक्स्ट फिर आ जाएगा सर्विस सेक्टर। ठीक है, तो इन तीनों सेक्टर को मिलाकर ही हमारी कंट्री की जीडीपी बनती है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, इन सम कंट्रीज ग्रोथ इन एग्रीकल्चर कॉन्ट्रीब्यूट्स मोर टू द जीडीपी ग्रोथ, while in some countries growth in service sector contributes more to GDP growth। बोला जा रहा है कि कुछ कंट्रीज में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ होगी, इंप्रूवमेंट होगा, तो उससे जीडीपी बढ़ जाएगी कंट्री की। और कुछ कंट्रीज में ऐसा होता है कि अगर सर्विस सेक्टर में इंक्रीमेंट आ रहा है, सर्विस सेक्टर इंप्रूव हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उससे उनका जीडीपी बढ़ जाएगा, मतलब उस कंट्री का जीडीपी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें, आपको पता है कि मैक्सिमम लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही निर्भर है। तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या आता है, इंप्रूवमेंट आता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर इंक्रीज होता है, तो ऑफकोर्स इंडिया की जीडीपी में फर्क आएगा, इंडिया की जीडीपी भी बढ़ेगी। यही अगर हम बाहर की कोई कंट्री ले लें जिसमें मेजर लोग जो हैं वो सर्विसेज ही करते हैं, मतलब उनका क्या है कि सर्विसेज प्रोवाइड करो, पैसा अर्न करो, मेन उनका यही चलता है। तो उस कंट्री में अगर सर्विसेज में इंप्रूवमेंट होता है तो उस कंट्री की जीडीपी उससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, The contribution of each economic sector to the GDP makes up the structural composition of the economy। बोला जा रहा है कि अगर हर एक इकोनॉमिक सेक्टर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा तो उससे क्या बन जाएगा, उससे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बनेगा हमारी इकोनॉमी का। अब आप सोच रहे होंगे स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन क्या होता है? सो स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन रिफर्स टू नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड इन डिफरेंट सेक्टर्स। अभी 3 सेक्टर्स मैंने आपको बताए, सबसे पहला एग्रीकल्चरल सेक्टर, सेकंड वन इंडस्ट्रियल सेक्टर, थर्ड वन सर्विस सेक्टर। तो आपको पता है तीनों सेक्टर में कौन लगेंगे, लोग लगेंगे कि नहीं? बिल्कुल लगेंगे। तो अगर
तीनों सेक्टर मिलके क्या कर रहा है, तीनों सेक्टर मिलके हमारे जीडीपी को बढ़ा रहा है। तीनों सेक्टर में अगर इंप्रूवमेंट हो रहा है जिससे हमारी जीडीपी बढ़ रही है तो उससे एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन भी बनेगा, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अलग अलग सेक्टर के काम को बढ़ा दिया गया है तो अलग अलग लोग भी तो रखे जाएंगे, तो अलग अलग लोग रखे जाएंगे, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, तो इससे क्या बन रहा है, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बन रहा है। मतलब एट द एंड इकोनॉमिक सेक्टर अगर जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है तो उससे लोग बढ़ते हैं, स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन बनता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन। Indian planners have always recognized the need for modernization of society to raise the standard of living of people। बोला जा रहा है जो भी 5 ईयर प्लान बना रहे थे, जिनको हम इंडियन प्लानर्स भी बोल सकते हैं, तो उनको हमेशा ये लगा कि हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन आना ही चाहिए ताकि जो लोग हैं उनका स्टैंडर्ड डेवलप हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो, इंप्रूव हो। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन के दो मतलब हैं। सबसे पहले एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना। फॉर एग्जाम्पल पहले कीपैड मोबाइल चलता था, अब स्क्रीन टच मोबाइल चलता है। कैसे हुआ? टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, पहले मतलब बहुत ही पुराने तरीके के कंप्यूटर चलते थे, अब लैपटॉप चलते हैं, इनफैक्ट स्क्रीन टच भी चलते हैं। तो ये क्या हुआ? टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन एम्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू द यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। नई टेक्नोलॉजी को लेकर आना एंड गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन को बढ़ाना, उसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। सो बेसिकली मॉडर्नाइजेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि हम गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करें ज्यादा से ज्यादा, वो भी नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके। ठीक है, क्लियर हुआ? अब यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के रखा है। For example, a farmer can increase the output on the farm by using new seeds varieties instead of using the odd ones। बोला जा रहा है कि जो फार्मर है अपने फील्ड के आउटपुट को, अपने फार्म के आउटपुट को कैसे बढ़ा सकता है? न्यू सीड वेराइटीज को लेकर आने मतलब लेकर आ सकता है, न्यू सीड वेराइटीज को यूज कर सकता है एंड पुराने वाले को खत्म कर सकता है। मतलब पुरानी सीड वेराइटीज यूज कर रहा था, उसकी जगह अगर वो न्यू सीड वेराइटी यूज करता है तो उसका फार्म डेवलप होगा, उससे उसका फार्म डेवलप हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? सो बेसिकली वो क्या कर रहा है? न्यू टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहा है ताकि उसी को फायदा हो पाए। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि अभी जो है फार्म को हार्वेस्ट करने के लिए मशीन्स आती हैं, पहले होती थी क्या? नहीं होती थी। न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आए, उससे फायदा किसको हो रहा है? फार्मर्स को ही हो रहा है, उनका टाइम बच रहा है। ठीक है, समझ में आया? सिमिलरली अ फैक्ट्री कैन इंक्रीज आउटपुट बाय यूजिंग अ न्यू टाइप ऑफ मशीन। ऐसे ही अगर एक फैक्ट्री को अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा आउटपुट बनाने हैं, तो वो नई मशीन लेकर आ सकता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉडर्नाइजेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? सो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जो इंडियन प्लानर्स हैं वो ग्रोथ के बाद किसको लेकर आए? मॉडर्नाइजेशन को, मतलब नई नई टेक्नोलॉजी को लेकर आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है? अब मैंने आपको बताया मॉडर्नाइजेशन के दो मतलब है यहाँ पे। सबसे पहले तो न्यू टेक्नोलॉजी को लाना एंड नेक्स्ट वन इज चेंज इन सोशल आउटलुक। Modernization also requires a social outlook such as gender empowerment और providing equal rights to women। ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको पता है पहले के लोग लड़कियों को इतना पढ़ाते नहीं थे, उनको इतने इक्वल राइट्स नहीं थे, बाहर जाके जॉब नहीं करने देते थे। सो इंडियन प्लानर्स ने क्या बोला कि जेंडर एम्पावरमेंट आना चाहिए, इनइक्वलिटी नहीं होना चाहिए एंड वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए जो कि मेन को मिलते हैं। ठीक है, मेन एंड वुमेन को बराबर ट्रीटमेंट मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? इसलिए इस टॉपिक का नाम ही क्या दे दिया गया? चेंज इन सोशल आउटलुक। सोसाइटी कैसे सोचती थी पहले, वुमेन के साथ भेदभाव करती थी, ये सब छोड़ दो, अभी उनका नजरिया चेंज करना है। अभी क्या होगा? वुमेन को इक्वल राइट्स मिलेंगे। ठीक है, A society will be more civilized and prosperous if it makes use of the talent of women in the workplace।
अगर किसी लड़की में इतना टैलेंट है कि वो खुद के लिए एंड खुद के घर के लिए कमा सकती है, तो अगर उसके घर वाले उसे वो काम करने देते हैं तो ऑफ कोर्स उससे क्या होगा, उन्हीं का फायदा होगा। वो वर्क प्लेस पे जाएंगी, ऑफिस में जाएंगी, काम करेंगी, उनके टैलेंट को एप्रिसिएशन मिलेगा, तो इससे हमारी सोसाइटी ही डेवलप होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट आ जाता है सेल्फ रिलायंस। इसका मतलब भी मैंने आपको समझाया, मतलब किसी पे निर्भर नहीं रहना है, फॉरेन मार्केट पे निर्भर नहीं रहना है, हमें खुद से खुद का प्रोडक्ट बनाना है, खुद से रॉ मटेरियल निकालने हैं। ठीक है, आया समझ में? द थर्ड मेजर ऑब्जेक्टिव इज टू मेक द इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट। मतलब इंडियन प्लानर्स चाहते थे कि हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ भी हो, मॉडर्नाइजेशन भी आए एंड उसके बाद हमारी इकोनॉमी सेल्फ रिलायंट बन जाए, मतलब किसी पर निर्भर ना रहे। ठीक है, सेल्फ रिलायंस अंडर इंडियन कंडीशन मीन्स ओवरकमिंग द नीड फॉर एक्सटर्नल असिस्टेंस, मतलब बाहर के लोगों की हेल्प की जरूरत ना पड़े। ठीक है, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स डेवलपिंग थ्रू डोमेस्टिक रिसोर्सेज, मतलब हमारी कंट्री के ही रिसोर्सेज का यूज करके हम खुद को डेवलप कर पाए और बाहर के लोगों का हेल्प ना लें, असिस्टेंस ना लें। ठीक है, to promote economic growth and modernization, the 5-year plan stressed on the use of own resources in order to reduce our dependence on foreign countries. बोला जा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट करने के लिए क्या हुआ यहाँ पे, द 5-year plan stressed on the use of own resources, मतलब खुद के ही रिसोर्सेज यूज करके हम प्रोडक्ट बनाए एंड फॉरेन कंट्री पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, समझ में आया? मतलब इन दो चीजों के साथ साथ जो इंडियन प्लानर्स हैं वो ये चीज भी लेकर आए कि हम खुद के रिसोर्सेज का यूज करके ही, खुद के रॉ मटेरियल का यूज कर ही प्रोडक्ट बनाए, ना कि हम फॉरेन कंट्री पे डिपेंडेंट रहें। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्या है, द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस वॉज कंसिडर अ नेसेसिटी बिकॉज ऑफ 2 रीजन। अब सेल्फ रिलायंस लाने का क्या रीजन था, तो 2 रीजन यहाँ पे दे के रखे हैं। हमें क्यों लगा कि सेल्फ रिलायंस आना चाहिए, या फिर इंडियन प्लानर्स को ऐसा क्यों लगा कि सेल्फ रिलायंस लाना चाहिए, तो इसके 2 रीजन है। टू रिड्यूस फॉरेन डिपेंडेंस, ताकि हम फॉरेन मार्केट पे या फॉरेनर्स पे या बाहर के मार्केट पे या बाहर की कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहे। ठीक है, एज इंडिया वॉज रिसेंटली फ्री फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, इट इज नेसेसरी टू रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज स्पेशली फॉर फूड। बोला जा रहा है कि इंडियन प्लानर्स को क्या लगा कि अभी अभी हम आजाद हुए हैं, तो हमारी कंट्री को फॉरेनर्स पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, खासकर खुद के ही खाने के लिए। ठीक है, सो स्ट्रेस शुड बी गिवन टू अटेन सेल्फ रिलायंस, इसलिए सेल्फ रिलायंस को लाया गया। नेक्स्ट क्या रीजन था, टू अवॉइड फॉरेन इंटरफेरेंस, मतलब बाहर के लोग हमारी कंट्री के मामले में इंटरफेयर ना कर पाए, इसलिए भी इंडियन प्लानर्स चाहते थे कि हमारी कंट्री में सेल्फ रिलायंस आए। ठीक है, it was feared that dependence on important food supplies, foreign technology and foreign capital may increase foreign interference in the policies of our country। बोला जा रहा है अगर फूड सप्लाई के लिए या फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी के लिए या फॉरेन कैपिटल, मतलब बाहर से पैसा आ रहा है, बाहर से मशीनरी आ रही है, बाहर से टेक्नोलॉजी आ रही है, या बाहर से ही हमारे खाने पीने का सामान आ रहा है, अगर हम फॉरेन पे ही पूरा निर्भर हो जाएंगे तो जो फॉरेन के लोग हैं वो क्या करेंगे, हमारी कंट्री की पॉलिसीज में इंटरफेयर करेंगे। तो ये इंटरफेरेंस ना हो, जो फॉरेन के लोग हैं हमारी कंट्री की पॉलिसीज में इंटरफेयर ना करें, इसलिए भी इंडियन प्लानर्स चाहते थे कि हमारी कंट्री में सेल्फ रिलायंस आए। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्विटी, जो कि 5-year प्लान का लास्ट ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस बाय themselves may not improve the kind of life that people live। बोला जा रहा है कि अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाता है, मॉडर्नाइजेशन भी आ जाता है, सेल्फ रिलायंस भी आ जाता है, लेकिन फिर भी जो हमारी कंट्री है वो ग्रो नहीं कर पाएगी अगर लोग अच्छे से नहीं रहेंगे। तो अगर हमारी कंट्री में इक्विटी नहीं होगा तो ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ में आया?
So it is important to ensure that benefits of economic prosperity are availed by all sections, rich as well as poor of the economy. तो बोला जा रहा है कि जो भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है, हमारी इकोनॉमी में जो भी ग्रोथ हो रहा है, जो भी सामान बन रहा है, जो भी सर्विसेज मिल रही हैं, वो हर एक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। खाने पीने की जरूरत तो सबको है ना, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर है। ऐसा तो नहीं है कि गरीब जो है बिना खाए भी रह लेगा और अमीर खाता जाए खाता जाए खाता जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, सबको ही चाहिए खाना। तो बोला जा रहा है इकोनॉमी में जो भी बन रहा है, फूड्स बन रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, गुड्स बन रहे हैं, कॉमोडिटीज बन रही हैं, सर्विसेज मिल रही हैं, जो कुछ भी अच्छा काम हो रहा है वो सब तक पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ठीक है, समझ में आया। इन एडिशन टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, इक्विटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बोला जा रहा है अगर ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस बहुत ज्यादा जरूरी है तो इक्विटी भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अकॉर्डिंग टू इक्विटी एवरी इंडियन शुड बी एबल टू मीट हिज और her basic needs, food, house, education and health care, and inequality in the distribution of wealth should be reduced. बोला जा रहा है इंडिया के हर एक घरों तक फूड भी पहुंचना चाहिए, सबका घर भी बनना चाहिए, सभी को एजुकेशन भी प्रोवाइड होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि रिच जो अमीर लोग हैं उन्हीं को एजुकेशन मिल रही, गरीब लोगों को नहीं मिल रही, या फिर जो लड़का है उसी को पढ़ाया जा रहा है, लड़की को नहीं पढ़ाया जा रहा। एंड हेल्थ केयर, एंड जो भी हेल्थ केयर मेडिसिन वगैरह हो गई वो भी सबको मिलनी चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो। ठीक है, आया समझ में। एंड जो भी इनइक्वालिटी है रिलेटेड टू वेल्थ, ये भी कम हो जाना चाहिए, ये भी खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, कहने का भाव यही है कि जो भी नेसेसिटी का सामान है, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो मेडिसिन हो, या फिर चाहे वो एजुकेशन हो, ये हर एक तक पहुंचना चाहिए हमारी इंडिया के लोगों तक। ठीक है, इन शॉर्ट इक्विटी एम्स टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल एंड प्रमोट सोशल जस्टिस। बोला जा रहा है इक्विटी का सिंपल ऑब्जेक्टिव यही है कि लोगों के रहन सहन के ढंग को बढ़ाया जाए एंड हमारी सोसाइटी में जस्टिस आए, मतलब सोशल जस्टिस को प्रमोट करना भी इक्विटी का मेन ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा 5 ईयर प्लान। ठीक है, गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान जो हमने स्टार्टिंग में देखा, जो हमारा टॉपिक था, उसको मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया है। आई होप आपको समझ में आई है वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, फेलोमेट्स के साथ, एंड बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।